तो अभी यहाँ पे ना ये चार जो आए हैं ना, ये चारों आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना आप टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी ये लिख के आगे लिख लो कि क्रिया विशेषण को टाइम से भी पहचाना जा सकता है, प्लेस से भी पहचाना जा सकता है, मैनर से भी पहचाना जा सकता है, और क्वांटिटी से भी पहचाना जा सकता है। ये चारों तरीके से आप पहचान सकते हो। मतलब क्रिया विशेषण अब आपको पहचानना आसान हो गया। सोचो कितना आसान हो गया कि जो शब्द सेंटेंस में टाइम बता रहा है, एक्चुअली वो क्रिया विशेषण बता रहा है। जो शब्द सेंटेंस में प्लेस बता रहा है, वो भी एक्चुअली क्रिया विशेषण बता रहा है। समझ रहे हैं ना? जो मैनर बता रहा है वो भी क्रिया विशेषण बता रहा है, और जो क्वांटिटी बता रहा है वो भी क्रिया विशेषण बता रहा है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी कल चले गए, तो अभी वहां पे दिया क्रिया कब हुई, तो वो कब जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा क्रिया विशेषण। पिताजी कल चले गए, कब चले गए? कल चले गए। मतलब कल जो है वो क्रिया विशेषण बता रहा है। फिर दूसरा, कहां हुई? वो आप बाहर खेला है। कहां? कहां? बाहर। मतलब बाहर क्या बता रहा है? क्रिया विशेषण बता रहा है। राम तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। मतलब तेज क्या बता रहा है? वो भी क्रिया विशेषण बता रहा है। क्रिया कितनी हुई? परिमाण, क्वांटिटी। बच्चा बहुत रोया। कितना रोया? बहुत रोया। ये भी बता रहा है विशेषण, क्रिया विशेषण। तो अब हमने समझा कि क्रिया विशेषण अव्यय कैसे पहचाना जा सकता है। अभी क्या करना? शब्द दिया रहेगा एग्जाम में, आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस दिया रहेगा, आपको पहचानना। ये दोनों में से एक तरीका आपको पूछा जाएगा। क्रिया कब हुई? बहुत सारे शब्द हैं इसके, जैसे क्रिया कब हुई? आज हुई। क्रिया कब हुई? कल हुई, परसों हुई, आजकल हुई, अभी हुई, तभी हुई, अचानक हुई, कभी भी हुई। क्रिया कहां हुई? क्रिया यहां हुई, वहां हुई, आगे हुई, पीछे हुई, ऊपर हुई, नीचे हुई, अंदर हुई, बाहर हुई, इधर उधर, ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। और फिर आता है क्रिया कैसे हुई? कहां हुई, कैसे हुई? धीरे धीरे, हौले हौले, बार बार, पीछे पीछे, अभी अभी, कभी कभी। कितनी हुई या कितना हुआ? बहुत, बिल्कुल, लगभग, काफी, इतना। ये सभी शब्द हैं जो टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी को बताने वाले हैं। तो इनको आप ध्यान में रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तुरंत, बच्चे तुरंत चले गए। अंदर, रमा अंदर सो रही है। कहाँ? अंदर। धीरे धीरे, हिरन धीरे धीरे चलने लगा। कैसे चलने लगा? धीरे धीरे चलने लगा। बहुत, भक्त ने बहुत खोजा पर भगवान नहीं मिले। कितना खोजा? बहुत खोजा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बताते हैं क्रिया विशेषण को। अब आते हैं हम संबंध सूचक। शायद हमने यहाँ से अधूरा छोड़ा था, और अब हम यहाँ से प्रीपोजिशन से अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। संबंध बताने का काम करता है, हमारा आपका संबंध नहीं, शब्दों का संबंध। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है? जिस अव्यय के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। कैसे दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है? कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे राधा पेड़ के पास खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे राधा क्या है? संज्ञा है। और दूसरे शब्द क्या है? खड़ा होना है, क्रिया है। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में कनेक्टिविटी कौन बता रहा है? राधा खड़ी है। कहाँ? पेड़ के पास। ये पास जो बता रहा है, पास मतलब नजदीक। तो राधा और पेड़ के बीच का संबंध बताने का काम पास कर रहा है। बट आप देखो, पास के पहले जो के दिया है वो ब्लू किया हुआ है, वो हाईलाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे आपको संबंध सूचक शब्द पहचानना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? आगे देखो, ये पॉइंट नोट कर लेना जो विशेष दिया हुआ है यहाँ पे। प्रायः संबंध सूचक अव्यय शब्द से पहले, पहले मतलब लेफ्ट में,
कुछ विभक्ति और कारक हो सकते हैं, विभक्ति या कारक हो सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे विभक्ति दिया हुआ है, कौन कौन सी? काकी के, रारी रे, नानी ने, से। काकी के, रारी रे, नानी ने, से। इसका मतलब इसमें से कोई भी एक कारक या विभक्ति आपके संबंध सूचक शब्द के पहले आ सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझेगा फिर। जैसे यहां सेंटेंस दिया है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे, देख रहे हैं ना, रे आया विभक्ति और उसके बाद आया सिवा। तो क्या बता रहा है सिवा? ये संबंध बता रहा है, किसका? तुम्हारा और मेरा संबंध बता रहा है। वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे बहुत छाया थी। वृक्ष और छाया के बीच का संबंध बता रहा है, वृक्ष के ऊपर नहीं, वृक्ष के नीचे छाया थी। ओके, इसके भी बहुत सारे शब्द हैं संबंध सूचक अव्यय के, जैसे आगे, पीछे, पहले, उपरांत। उपरांत मतलब के बाद। नीचे, सामने, पास, आसपास, प्रति, बीच, अंदर, बाहर, द्वारा वगैरह। लिए, कारण, सिवा, बदले, अलावा, अतिरिक्त, समान। समान मतलब बराबर, हाँ, समान नहीं। साथ, बराबर, तरफ, वजह, भांति, एक्सेट्रा। अब आते हैं पहचानने पे। धन के बिना कोई नहीं पूछता। तो इसमें कहां पे है संबंध सूचक? बिना। बिल्कुल सही, बिना, क्योंकि उसके पहले क्या आया है? के आया है। गर्मी के कारण बुरा हाल है। कारण, क्यों? क्योंकि उसके पहले कारक आया के। मैंने पढ़ाया था अभी आपको, काकी के, रारी रे, नानी ने, से। इसमें से कुछ भी आया तो उसके बाद आने वाला, मतलब राइट में जो शब्द आएगा वो होगा संबंध सूचक। और एग्जांपल देखते हैं, कुएं के अंदर। के अंदर, आप के अंदर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, दोनों सही है आपका। मुझसे पहले, चाहे से पहले लिखो चाहे पहले लिखो। और वाक्य प्रयोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया शब्द बाहर। घर के बाहर उपवन है, उपवन मीन्स गार्डन, बगीचा है। सिवा, अलावा। तुम्हारे सिवा यह काम और कौन करेगा? तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा। कारण, बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ती है। कारण, अब देख रहे हैं ना, के, रे, के, ये सब जो आ रहे हैं उसके बाद आने वाला शब्द ही संबंध सूचक है। पहले, भोजन के पहले हाथ मुंह धोना चाहिए। के पहले या पहले। आते हैं थर्ड, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। सबसे सरल होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कंजंक्शन है और ये दो शब्दों को भी जोड़ता है और दो वाक्यों को, इसके लिए इसका डेफिनेशन भी बनता है। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों को भी जोड़ता है और दो वाक्यों को भी जोड़ता है। लेकिन कैसे जोड़ता है, कैसे पहचानेंगे, आइए आगे देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, तुम पढ़ाई करो अथवा खेलने जाओ। तुम पढ़ाई करो एक सेंटेंस है, खेलने जाओ दूसरा सेंटेंस है, बट दोनों को जोड़ रहा है कौन? अथवा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टोकरी में फल और सब्जियां। यहाँ पे दो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस तो एक ही है, बट जोड़ किसको रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है। अब दो शब्द जोड़ेंगे कैसे, कौन कौन सा शब्द है? दो, फल और सब्जी। फल सब्जी दोनों के बीच में आया और है एक एग्जांपल, परिश्रम करोगे तो अवश्य अच्छे अंक प्राप्त करोगे। परिश्रम करोगे एक सेंटेंस है, अवश्य अच्छे अंक प्राप्त करोगे दूसरा सेंटेंस है, और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आगे, वह पाठशाला आया परंतु पुस्तकें नहीं लाया। दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, पाठशाला आने को, पुस्तकें नहीं लाने को, दोनों बातों को जोड़ने का काम किया परंतु ने। बट आइए काम की बात देखते हैं। यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द बताने वाले बहुत सारे शब्द हैं, जैसे और,
तथा, अथवा, एवं, या। इन शॉर्ट अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एंड, और, अगर, मगर, यदि तो, अगर तो। इंग्लिश में बोलेंगे तो इफ देन, किंतु, परंतु, लेकिन। इंग्लिश में एक ही, बट, अन्यथा, वरना, नहीं तो, फिर भी, अदरवाइज और एल्स, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है। ये फर्स्ट की कहाँ आता है, सेकंड की कहाँ आता है, तो यहाँ पे समझ लो, फर्स्ट की हमेशा कंजंक्शन में आता है, और सेकंड की हमेशा नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है, नाम के बाद आता है या सर्वनाम के बाद आता है, कि, दैट, यद्यपि, तथापि। यहाँ पे जब दो बातों का संबंध बताने के लिए दो वाक्य दिए रहते हैं, तो दोनों के एक स्टार्ट में आता है और एक मिडिल में आता है, इवन दो देन आता है, इस तरह से। तो ये नोट कर लेना, एंड, और, इफ देन, बट, अदरवाइज और एल्स, दैट, इवन दो देन, ये याद रखना, आपको ये शब्द याद रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस देखते हैं। क्योंकि, बिकॉज, अब आपको वाक्य बनाना है इसके ऊपर, तो कैसे वाक्य बनाएंगे, वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। में इस तरह से, वह इमारत गिर गई क्योंकि उसकी नींव कमजोर थी, वीक थी। लेकिन, बट, भगवान ने तुम्हें भी बुद्धि दी है, तुम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? तुम इसका उपयोग, लेकिन दिया ना यहाँ पे, क्योंकि, लेकिन, और, एंड, राम और लक्ष्मण, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, राम और लक्ष्मण वन गए। बल्कि, बट ऑल्सो, कैसे समझेंगे? इस तरह से, बच्चे केवल खेलते नहीं बल्कि पढ़ते भी हैं। आपके लिए देखो कितना पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाया है। बच्चे केवल खेलते नहीं है बल्कि पढ़ते भी है ना। देखो कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसे ही आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। प्लीज कभी भी एग्जाम में, पेपर में कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये बहुत आसान होता है, और आसान इसलिए होता है क्योंकि इसे समझना, इसे समझाना, दोनों का एक्सप्रेशन ही बता देता है कि भाई ये तो विस्मयादि बोधक अव्यय है। देखते हैं, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा आश्चर्य, दुख, सुख, नफरत आदि भाव प्रकट होते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कितना आसान है। अच्छा, अगर हम अपने शब्दों में कहें, डेफिनेशन नहीं समझे तो अपने शब्दों में, क्या फीलिंग्स आती हैं? दुख, दर्द, घृणा, क्रोध, कभी खुशी, कभी गम, ना जुदा होंगे हम। ऐसे राइमिंग बना के भी आप डेफिनेशन बोल सकते हो। तो ये सब फीलिंग्स आ जाती हैं विस्मयादि बोधक अव्यय में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, शाबाश, आपने तो मैच जीत लिया। अब ये सेंटेंस पढ़ने से दो चीजें समझ में आती है कि ये जो विस्मयादि बोधक शब्द है ना, ये वाक्य की शुरुआत में ही आ जाता है, शाबाश। दूसरी विशेषता क्या है कि उसके तुरंत बाद आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहेगा। तो इससे भी पता चल जाता है, अच्छा ये दिया है मतलब ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। बहुत आसान है, और भी इसको आसान बनाते हैं। और इसके बारे में एक और सेंटेंस देखते हैं, छी, तुम कितने गंदे हो। छी, बुरा बता रहा है, एक्सप्रेशन ही पता चल जा रहा है। विशेष बात दी गई है, प्लीज इसे नोट कर लेना। यह अव्यय वाक्य के प्रारंभ में आता है तथा इस अव्यय के बाद या तो कॉमा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगा होता है। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विस्मय मतलब आश्चर्य या
हमारे जो एक्सप्रेशन को, फीलिंग्स को बताने वाले शब्द हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। मैंने कोशिश किया है थोड़े आपके सामने रखने के, जैसे हाँ, जी हाँ, अच्छा, शाबाश, छी, भला, हाय, आ, ओहो, उफ, आहा, अरी, अरे, अजी, हे भगवान, भाई, सच, वाह, ओहो। ऐसे फीलिंग्स के साथ जब हम इसे यूज करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इनका कहाँ उपयोग करना है आपको, ये याद रखना। कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे अरे आप आ गए, मतलब हमारे घर पे कोई आया, हमने दरवाजा खोला और देखकर हमारे मन में ये एक्सप्रेशन आया, मतलब कोई तो हमारा फेवरेट है, उसको देख के अरे आप आ गए, तो ये बताता है कि ये जो अरे है वो विस्मयादिबोधक है। दूसरा, शाबाश, तुमने प्रथम स्थान पाया, हम शाबाशी दे रहे हैं। और छी, तुम झूठ बोलते हो, हाय, मैं मर गया। और भी है, हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। हाँ, मैं जरूर आऊंगा या आऊंगी। आहा, कितना सुहावना मौसम है। कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं। ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस आपको बनाने हैं। उफ, मैं तो तुमसे तंग आ गई या तंग आ गया, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। और कुछ मजेदार सेंटेंस आप बनाए। लास्ट टाइम आपको कुछ मिला था वर्ड, और मैं चाहूंगा कि आप और थोड़े से अभ्यास करें विस्मयादिबोधक का और कंजंक्शन का। ये दोनों का अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते, दो हमने किया, अब ये दोनों का भी प्रैक्टिस करना है। अगर हम ये चारों का अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा और जरूर आप इसका अभ्यास करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।